गर्मी में 3 गरीब बहुओं का भुक्कड़ जमाई। शारदा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। दवाई भी खानी है, कुछ खाने को है क्या? जी अभी तक तो हमारे बेटे दिहाड़ी से वापस आए नहीं हैं और कल तो हमारे तीनों बेटों में से किसी को भी दिहाड़ी नहीं मिली थी। पता नहीं कुछ खाने को है भी या नहीं। बहुओं, कुछ खाने को हो तो अपने ससुर को दे दो। माँ जी, थोड़े से बासी चावल बचे हैं, बासी चावलों में ही थोड़ा नमक और प्याज काट कर दे दूं? हाँ बहू, दे दे। सेजल बासी चावल में नमक और प्याज डालकर चारपाई पर ही बीमार रामलाल को दे देती है। एक तो गर्मी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से हमारी गरीबी गर्मी से मिलकर हमें और चोट पहुंचा रही है। ऐसे ही शाम हो जाती है। राघव और नीरज बैसाखी पर महेश को सहारा देते हुए घर लाते हैं। पापा आ गए। पापा, हमारे लिए आइसक्रीम लाए हैं। हाँ पापा, आइसक्रीम कहाँ है? बच्चों, तुम्हारे पापा फिर कभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे? हाँ, आज वो मुझे लेकर आ रहे थे तो आइसक्रीम लेना भूल गए। पापा, हम एक हफ्ते से आपसे आइसक्रीम मांग रहे हैं और आप रोज आइसक्रीम लाना भूल जाते हैं और चाचा रोज यही बहाना देते हैं। बच्चे मुंह लटकाकर घर के कोने में बैठ जाते हैं। फिर रात में पूरा परिवार खाने पर बैठता है। ये क्या है सेजल? सूखी रोटी और प्याज, कोई सब्जी नहीं बनी क्या? सब्जी कहाँ से बनाऊं? कल आपको दिहाड़ी नहीं मिली थी और आज भी आपने कोई पैसे नहीं दिए। आते वक्त कोई सब्जी भी नहीं लाए। घर में सिर्फ थोड़ा आटा ही बचा था। हम कैसा काम कर रहे हैं कि घर में सब्जी तक नहीं है। एक हफ्ते से बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिला पा रहे हैं। कोई बात नहीं, गर्मी की वजह से अच्छी दिहाड़ी नहीं मिलती। इतनी तेज गर्मी है, आधे लोग तो गांव चले गए हैं ना। हे भगवान, तूने मुझे इतना बड़ा परिवार दिया, 3 बेटे दिए, पर साथ में गरीबी भी दे दी। ऊपर से इस गर्मी की मार और मेरे एक बेटे को अपाहिज बना दिया। हे भगवान, सारी तकलीफें इसी जन्म में दे दी है क्या? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब तक हमारा परिवार साथ है तब तक ना गर्मी हमें तोड़ सकती है ना गरीबी। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देती हैं। इसी तरह तीनों गरीब बहुएं गर्मी में अपने दिन बिताने लगती हैं कि तभी एक दिन दोपहर में तीनों बहुएं खुद को पल्लू से हवा कर रही होती हैं कि तभी शारदा को फोन आता है। अरे प्रीति, तो कैसी है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों में मैं तुम्हारे जमाई के साथ मायके आ रही हूँ। क्या इतनी गर्मी और गरीबी में भुक्कड़ जमाई आ रहा है? अब क्या करूँ? मना भी नहीं कर सकती प्रीति को। क्या हुआ माँ, कुछ कहोगी? आऊँ कि नहीं? अरे बेटी, तेरा ही घर है, क्यों नहीं आएगी? जरूर आना। शारदा प्रीति से बात करके फोन रख देती है और गर्मी में परेशान तीनों बहुओं के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आपके चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? जो खबर मुझे मिली है वो सुनकर तुम लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या खबर है माँ जी? किसका फोन था? क्या हो गया? बहुओं, तुम्हें पता है गर्मियों में तुम तीनों गरीब बहुओं का भूखा जमाई आ रहा है। क्या? वो 9 महीने का मोटा भूखा जमाई? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? माँ जी, कोई रास्ता नहीं है क्या उन्हें रोकने का? आपको तो पता ही है हमारा भुक्कड़ जमाई किस तरह खाता रहता है। ऊपर से हमारे गरीब घर में हमारे भुक्कड़ जमाई आने का सीधा मतलब है भूखमरी और बेइज्जती। बहुओं, मुझे पता है तुम तीनों गरीब बहुओं का भुक्कड़ जमाई कैसा है, और ऊपर से ये गर्मी, हर तरफ परेशानी है। पर मैं क्या करूं? प्रीति मेरी बेटी है, मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकती। और वो आएगी तो जमाई जी भी साथ आएंगे, और अगर एक बार शुरू हो गए तो रुकेंगे नहीं। वो तो उसकी पुरानी आदत है। याद है ना, पिछली गर्मियों में जब भुक्कड़ जमाई आया था तब क्या क्या हुआ था? बहू, सारी तैयारी हो गई है ना? हमारे जमाई बाबू आ रहे हैं। हाँ माँ जी, हमने सारी तैयारी कर ली है। देखिए, आरती की थाली भी तैयार है। शाबाश बहू, आरती उतार कर जमाई को घर में बुलाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है। प्रीति अपने पति जगमोहन के साथ उतरती है। जगमोहन का बाहर निकला मोटा पेट उसके आगे आगे चल रहा होता है। तभी जगमोहन को देख पड़ोसन ने, अरे बाप रे, इतना बड़ा पेट! ऐसा लग रहा है कि प्रीति की जगह यही प्रेग्नेंट है। अरे मेरी बच्ची प्रीति, और जमाई जी आ गए। सेजल आरती की थाली लेकर आती है और भुक्कड़ जमाई की आरती उतारती है। फिर सभी घर के अंदर आते हैं और जगमोहन रामलाल की चारपाई पे जाकर बैठ जाता है। बीमार रामलाल नीचे बैठ जाता है। जमाई बाबू, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मुझे कैसी परेशानी, मैं तो अपनी गाड़ी से आया हूँ। मम्मी, अमीर घर से हैं हम, हमें परेशानी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाभी, बहुत गर्मी है, एसी चालू कीजिए ना। जमाई जी, हम गरीब वाले लोग हैं, हमारे घर में एसी कहाँ, यहाँ तो मुश्किल से एक पंखा है। ये भी भला कोई पंखा है?
ऐसा लगता है जैसे किसी ने घुमा कर छोड़ दिया हो। प्रीति चलो यहाँ से, इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकता। इतना कहकर जगमोहन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। अरे जमाई बाबू, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी आपको आए कितना समय हुआ है कि आप उठकर जाने लगे? जरा 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर शारदा अपनी तीनों बहुओं के पास आती है। अरे बहुओं, अगर जमाई जी इसी तरह नाराज होकर चले गए तो हमारी बेटी को बड़े ताने सुनने मिलेंगे। जल्दी कुछ सोचो, क्या करें? माँ जी, जमाई जी भी गलत नहीं कह रहे हैं। गर्मी तो बहुत है और वो तो एसी में रहने वाले हैं और हमारे पास तो अखबार तक नहीं है कि उससे हवा करते। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। इतना कहकर सेजल जगमोहन के पास आ जाती है। अरे जमाई जी, आप तो बुरा मान गए। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपकी गर्मी की परेशानी दूर करती हूँ। सेजल एक थाली लेकर आती है और जगमोहन को हवा करने लगती है। ये तो काम चलाऊ है, इससे अच्छी तो मेरी गाड़ी है। कम से कम मेरी गाड़ी में एसी तो है। इतना कहकर जगमोहन रामलाल के बिस्तर पर सो जाता है और जगमोहन को हवा करते हुए सेजल पसीने से तरबतर हो जाती है। ये तो सुबह की बात है। याद है जब वो दोपहर में खाना खाने बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे बकासुर बैठ गया हो खाना खाने। अरे बाप रे, वो दिन मत याद दिलाओ, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। क्यों भाभीओ, बस इसी तरह हवा करते रहोगी या अपने जमाई के लिए कुछ खाने का भी इंतजाम करेंगी? अरे क्यों नहीं ननन जी, जमाई बाबू हमारे घर आए हैं, बिना खाना खाए थोड़ी ही जाने देंगे। इतना कहकर काजल मिट्टी का चूल्हा जलाती है और आटा गूंथकर रोटियां सेकती है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है और जगमोहन भी उठकर बैठ जाता है। श्रुति रोटी और आलू की सब्जी परोसती है। ये क्या भाभी, रोटी और आलू की सब्जी? मैंने तो सुना था कि आप पूरी और पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं। मुझे लगा था कि वही बनाएंगी मेरे लिए। जमाई जी, अभी दोपहर का वक्त है, अभी तक आपके भाई दिहाड़ी से आए नहीं हैं। उन्हें आ जाने दीजिए, फिर मैं आपकी पसंद की पूरी और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। अभी आप खाना शुरू कीजिए। ये क्या काजल दीदी, आपने तो सारी सब्जी जमाई बाबू को दे दी, अब हमारे लिए क्या बचेगा? जमाई जी की खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं कर सकते। जमाई जी, 2 रोटियां और लीजिए। बहू, जमाई जी को रोटी दो। श्रुति रोटियां परोसती है और काजल रोटियां सेकती रहती है। थोड़ी देर में ही जगमोहन की थाली बार बार खाली होती जाती है। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, ऐसा नहीं लग रहा कि सामने मोटे पेट वाला बकासुर बैठा हो? देवरानी जी, सर से पांव तक पसीने में भीग गई हूँ। जो आटा 1 हफ्ता चलता था वो आधे घंटे में ही खत्म हो गया। ये भुक्कड़ जमाई तो रुक ही नहीं रहे, अब मना भी कैसे करें? भाभी 2 रोटियां और दे दीजिए। हाँ, और थोड़ी सब्जी भी। दीदी, पहले ही सारी सब्जी इन्हें परोस दी, अब बस पिताजी के लिए थोड़ी सी बची है। लाओ इस बार मैं परोसूं। सेजल सब्जी में नमक डालकर जगमोहन को रोटियों के साथ परोस देती है। सब्जी में नमक ज्यादा होने से जगमोहन थोड़ी थोड़ी सब्जी खाने लगता है और फिर जोरदार डकार मारता है। ओ भाई, भाभी सब्जी में नमक ज्यादा है, अब मैं नहीं खाऊंगा। ओह, क्यों भाभी, आप लोगों से सब्जी भी ठीक से नहीं बनती है? माँ जी, इन्हें बताइए, इन्होंने पूरे घर का हफ्ते भर का राशन खा लिया है और सब्जी में कमी निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? चुप हो जाओ बहू, मुझे पता है तू सही है, पर जमाई बाबू को कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही शाम होती है। तीनों बहुओं के पति घर आते हैं और रात में खाना खाने बैठते हैं। भाभी, आज खाने में क्या है? ये जो भुक्कड़ जमाई आया है, इसने हफ्ते भर का आटा खत्म कर दिया और रात में भी बकासुर की तरह सब खा गया। क्या मतलब? खाने में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ऊपर से ससुर जी को जमीन पर सुलाया है। कोई बात नहीं, जमाई है, कितने दिन रहेंगे, कल खुद चले जाएंगे। रात में भी जगमोहन सारी रोटियां खा जाता है और पूरे परिवार को बच्चों समेत भूखे पेट सोना पड़ता है। वो मोटा पेटू भुक्कड़ बकासुर कहीं का हमारे हिस्से का खाना खा गया था और ऊपर से अगले सुबह कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जब तक गाड़ी नहीं बनती तब तक मुझे यही रुकना पड़ेगा। अरे ये सुनते ही मैं एक बार के लिए भूल ही गया था कि वो हमारा जमाई है। और फिर याद है पानी के लिए कैसी बेइज्जती हुई थी? भाभी जरा मुझे पानी तो दीजिए, आपके घर के जमाई प्यासे ही रहेंगे क्या? नहीं जमाई जी, अभी देती हूँ पानी। सेजल घड़े से पानी निकालकर जगमोहन को देती है। भाभी आपको लगता है मैं मिट्टी के घड़े का पानी पीऊंगा? वो भी ऐसा पानी? मिनरल वाटर नहीं है क्या? और ये तो ठंडा भी नहीं है। भाभी, इतनी गर्मी पड़ रही है और आप मेरे पति को गर्म पानी दे रही हैं। अगर आप लोगों को अपने जमाई की इसी तरह बेइज्जती करनी थी तो मुझे बुलाया ही क्यों? माँ, आप मना कर देती, मैं नहीं आती। हम लोग तो घड़े का पानी ही पीते हैं, ये तो ठंडा होता है। बहू, कुछ तो इंतजाम करो, भरपेट खाना खिला दिया, पानी के लिए बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, होने दीजिए बेइज्जती, एक बार होगी तो दोबारा ये आएगा ही नहीं। नहीं, हम इतने गरीब हैं फिर भी उन्होंने मेरी बेटी का हाथ थामा है, कहीं उसका घर न टूट जाए। मम्मी जी, हमारी पड़ोसन मीनाक्षी के घर में वाटर प्यूरिफायर और फ्रिज है,
मैं वहीं से पानी लेकर आती हूँ। सेजल एक लोटा लेकर मीनाक्षी के घर जाती है। अरे सेजल बहन, तुम यहाँ? क्या हुआ? मीनाक्षी बहन, तुम्हारे घर में वाटर प्यूरिफायर है ना? थोड़ा ठंडा पानी दे दो। क्यों सेजल बहन, तुम लोग तो घड़े का पानी पीते हो, वही अच्छा होता है। हम तो वही पीते हैं, पर हमारे जमाई जी आए हैं, वो फ्रिज का पानी पीते हैं। अब उन्हें घड़े का पानी कैसे पिलाऊं? अच्छा रुको, मैं देती हूँ। मीनाक्षी सेजल को ठंडा पानी दे देती है और सेजल पानी लाकर जगमोहन को देती है और जगमोहन पानी से मुंह धोकर कुल्ला करने लगता है। भाभी, थोड़ा पानी और दीजिए पीने के लिए। हाँ जमाई जी, अभी लाती हूँ। सेजल फिर से मीनाक्षी के घर आती है। क्या हुआ सेजल बहन, कितना पानी पीता है तुम्हारा जमाई? लो ये ले जाओ। मीनाक्षी सेजल को पानी दे देती है। सेजल एक बार फिर पानी लाकर जगमोहन को देती है। भाभी, मुझे बार बार पानी मांगना अच्छा नहीं लगता। आप लोग खुद से तो पूछते भी नहीं। इतनी गर्मी है और कोई व्यवस्था भी नहीं है। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और रात के 2 बजे जगमोहन उठ जाता है। भाभी उठिए। हाँ जमाई जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए? भाभी, मुझे पानी चाहिए। खाने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया था। हाँ जमाई जी, अभी देती हूँ। सेजल घड़े से पानी निकालकर जगमोहन को दे देती है। ये क्या भाभी, फिर से मेरे पति को घड़े का पानी दे रही है? तो बुआ, इतनी रात में मम्मी ठंडा पानी कहाँ से लाएगी? वाह भाभी, बच्चों को भी सिखा पढ़ा रखा है क्या? नहीं, ये ऐसे ही बोल रही है। रुको, मैं अभी लाती हूँ। सेजल रात के 2 बजे मीनाक्षी के घर का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ सेजल बहन, इतनी रात को? मीनाक्षी बहन, बस थोड़ा सा पानी दे दो। दिमाग खराब है क्या? रात के 2 बजे कोई पानी मांगने आता है? नहीं है पानी, जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहो मीनाक्षी बहन, जमाई जी को पानी चाहिए, दे दो। जब जमाई को ठंडा पानी पिलाने की औकात नहीं है तो बुलाया क्यों? और मैंने देखा तुम्हारे जमाई को, कैसा मोटा पेटू भुक्कड़ जमाई है जिसे रात के 2 बजे दूसरों के घर का पानी चाहिए। धीरे बोलो मीनाक्षी बहन, सभी पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे हैं। बस ये आखिरी बार दे दो। मीनाक्षी मुंह बनाकर ठंडा पानी दे देती है और सेजल पानी लाकर जगमोहन को दे देती है। बहुओं, पिछली गर्मी में तुम तीनों बहुओं को भुक्कड़ जमाई की वजह से जो भी परेशानियां हुई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बहुओं, ये हमारी गरीबी है जिसकी वजह से इतनी परेशानियां हो रही है, पर इस बार भी हम उन्हें मना नहीं कर सकते। इस गर्मी और गरीबी में तुम तीनों बहुएं ही हमारा सहारा हो। तुम्हें ही अपने भुक्कड़ जमाई को संभालना पड़ेगा। हमारे पास अब इतना दिमाग और ताकत नहीं बची है। सेजल, काजल और श्रुति एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अगले दिन प्रीति अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लिए जगमोहन के साथ घर के बाहर आती है। जगमोहन का पेट पहले से भी ज्यादा बाहर निकला होता है। दीदी, इस गर्मी में हमारे भुक्कड़ जमाई का पेट और भी ज्यादा निकल गया है। चाची, इनसे पहले तो इनका पेट आगे चल रहा है। चुप हो जा पगली, कहना मत उनसे ये सब बात। भाभी, वहाँ फुसफुसा क्यों रही है? देख रही है इतनी तेज धूप है, ये नहीं कि अपने जमाई को अंदर बुला ले। अरे बुलाना क्या, आपका ही तो घर है, आइए आइए। प्रीति सेजल को अपनी बच्ची पकड़ा देती है। फिर प्रीति और जगमोहन घर में आते हैं। आते ही जगमोहन रामलाल की चारपाई पर बैठ जाता है। भाभी, इस गर्मी में भी आप लोग मुझे इसी गरीबी में रखेंगे? यहाँ कितनी गर्मी है, आप लोग कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते? जरूर जमाई जी, हम कुछ व्यवस्था करेंगे। भाभी, इस बार पहले ही बता देता हूँ, आपके हाथ की पूरी और पनीर की सब्जी खाए बिना मेरा पेट नहीं भरेगा। जी जमाई जी। इतना कहकर सेजल और सभी किचन में आ जाते हैं। दीदी, 3 दिनों से हमारे पतियों को दिहाड़ी नहीं मिली है। महेश जी जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो बच्चों की पढ़ाई में लग जाता है। बड़े भैया जो कमाते हैं वो पिताजी और माँ जी की दवाइयों में चला जाता है, और जो बचता है उससे घर चलता है। ऊपर से ये भुक्कड़ जमाई आकर पनीर मांग रहा है, मोटा कहीं का। बहू, पिछली बार भी गर्मी में इन्हें पनीर की सब्जी नहीं मिली थी। प्रीति बता रही थी कि उसे बहुत ताने सुनने पड़े थे। इस बार मेरी बेटी को ताने मत सुनने दो, कुछ करो। हमारे पति तो शाम तक आएंगे, क्या पता दिहाड़ी मिले या ना मिले। मैं राशन वाले से उधार लेकर आती हूँ। सेजल राशन की दुकान पर पहुँचती है। हाँ बोलो बहन, क्या दूं? भैया, थोड़ा आटा, तेल और पनीर मसाले दे दीजिए, पैसे मैं कल दे जाऊंगी। मुफ्तखोरी बंद हो गई है यहाँ, पहले पैसे दो फिर सामान लो। भैया ऐसा मत करो, हमारे जमाई आए हैं। अरे कैसा भुक्खड़ जमाई है जो पनीर मांग रहा है? तुम्हारे जमाई को पनीर खिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जाओ यहाँ से। सेजल सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। हे माँ, कितनी गर्मी है, पर चाहे कुछ भी हो जाए पनीर और पूरी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इतना सोचते ही सेजल एक बड़े से घर के बाहर उर्मिला को घास उखाड़ते हुए देखती है। ये तो सेठानी जैसी लग रही हैं। इतनी धूप में घास क्यों उखाड़ रही हैं? सुनिएगा, आपको देखकर लगता है आप इस घर की मालकिन हैं, फिर आप खुद घास क्यों उखाड़ रही हैं?
गर्मियों की छुट्टी में मेरा जमाई आने वाला है और मेरे सारे नौकर छुट्टी पर हैं। अब इतने बड़े बगीचे में घास रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खुद ही कर रही हूँ। अगर मैं आपके बगीचे की सफाई कर दूं तो आप मुझे पैसे देंगी? हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझसे ये काम नहीं हो रहा। सेजल चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होकर उर्मिला के बागीचे की घास उखाड़ती है और काफी देर के बाद बागीचा साफ कर देती है। बाप रे, तुम्हारी क्या हालत हो गई, चेहरा काला पड़ गया और हाथों में ये क्या हुआ? बगीचे में कंकड़ थे, हाथ में धंस गए। अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। ये लो 150 रुपए। सेजल पैसे लेकर राशन की दुकान पर जाती है और पूड़ी पनीर का सामान लेकर घर लौटती है। मम्मी, ये क्या हालत हो गई आपकी? कुछ नहीं बेटा, बस नहा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दीदी आप नहा लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। सेजल नहाने चली जाती है और काजल चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती। अरे भाभी, इस चूल्हे से कितना धुआं निकल रहा है। मुझे तो खांसी आ रही है, आंखें भी जल रही हैं, ऊपर से इतनी गर्मी भी है। भाभी, आप लोग जानबूझकर अपने जमाई को परेशान कर रहे हैं। आपको पता है चूल्हे से गर्मी और धुआं होता है, फिर भी आपने चूल्हा जलाया। जमाई जी बुरा मत मानिए, गलती हो गई। मैं अभी चूल्हा लेकर बाहर चली जाती हूँ। काजल चूल्हे की लकड़ियाँ निकालकर चूल्हा लेकर चिलचिलाती धूप में घर के बाहर बैठ जाती है। क्या हुआ बहू, तो इतनी तेज धूप में चूल्हा लेकर बाहर क्यों आ गई? अरे भूल गई क्या, इनका वही भुक्कड़ जमाई आया है। हमें तो खबर मिली थी प्रीति प्रेग्नेंट है, लगता है इस बार इनका जमाई ही प्रेग्नेंट है। पड़ोस ने हंसते हुए चली जाती है और काजल बाहर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। हे भगवान, इतनी तेज धूप और सामने चूल्हे की आग, लग रहा है चक्कर आ जाएगा। गर्मी, गरीबी और भुक्खड़ जमाई से परेशान काजल पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाकर जगमोहन को परोसती है। भाभी, इस बार तो लग रहा है कि आपने अच्छा खाना बनाया है। जमाई जी 2 पूड़ियाँ और लीजिए। आप कहती हैं तो मैं ले लेता हूँ। तभी तीनों भाई घर आते हैं। अरे छोटे साले साहब, आप तो एक टांग पर ऐसे लग रहे हैं जैसे बिजली का खंबा खड़ा हो। मेरे पति का मजाक उड़ाता है, मन तो करता है एक घुसा मारकर इसका मोटा पेट अंदर कर दूं। सेजल बार बार पूड़ियाँ परोसती है और जगमोहन खाते जाता है। थोड़ी देर में सारी पूड़ी और सब्जी खत्म हो जाती है और जगमोहन पेट पकड़कर चारपाई पर बैठ जाता है। मम्मी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी पूड़ी और पनीर की सब्जी दो। बच्चों, पूड़ी और पनीर की सब्जी तो नहीं है, मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना देती हूँ। नहीं मम्मी, हमें भी पूड़ी और पनीर खानी है, हमारा भी मन है। हाँ चाची, हमारा भी मन है पूड़ी पनीर खाने का। पिंकी बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो बन रहा है वही खाओ। बचे हुए आटे से काजल रोटियां बनाती है और पूरा परिवार सूखी रोटी और प्याज खाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक सुबह तीनों भाई दिहाड़ी पर जाने के लिए घर से निकल ही रहे होते हैं कि तभी जगमोहन। साले साहब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग अपनी दिहाड़ी पर जा रहे हैं। मैं अपना इतना बड़ा काम काज छोड़कर गर्मियों की छुट्टियों में आप लोगों के साथ रहने आया हूँ और आप लोग मुझे छोड़कर अपनी दिहाड़ी पर जा रहे हैं। ऐसे मत कहिए प्लीज, वही हमारी रोजी रोटी है। कैसे रोजी रोटी भैया, आप लोग अपने जमाई को एक दिन पेट भर खाना भी नहीं खिला पाते। अरे भाई, अगर आप लोग मेरे शहर में आते तो मैं आपको पूरा शहर घुमाता। यहाँ मैं आया हूँ तो आप लोग मुझे घर में बिठा कर रखते हैं। चलिए कहीं घूमने चलते हैं। बच्चों, जमाई जी सही कह रहे हैं, उन्हें शहर घुमाने ले जाओ। इतना सुनकर राघव सेजल के पास आता है जहाँ शारदा भी आ जाती है। सेजल, मेरे पास तो इतने दिनों की दिहाड़ी मिलाकर यही सिर्फ 300 रुपए है। इतने में इन्हें घुमाना मुश्किल है। ठीक कह रहे हैं भैया, ये भुक्कड़ जमाई सारा खर्च आप लोगों से करवाएगा। मेरे पास 200 रुपए हैं, पर वो पिताजी की दवाइयों के लिए है। बहू, वो 200 रुपए भी ले जाओ, तुम्हारे पिताजी की दवाइयों का इंतजाम हो जाएगा, अभी थोड़ी दवा है। फिर सभी घर से बाहर निकलते हैं। बहुएं जमाई और प्रीति के लिए ऑटो कर देती हैं और खुद चिलचिलाती धूप में पैदल ही बीच की तरफ चल देती हैं। भाई, गर्मी में बीच के किनारे आने का मजा ही कुछ और है। अच्छा है, पानी में पड़ा रहेगा तो खर्च कम होगा। भैया, एक बढ़िया सा भेल बनाना। है भैया, ये लीजिए आपकी भेल, 40 रुपए हुए। 1 मिनट रुको, खा कर देता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों देंगे, हम देते हैं। राघव भेल वाले को पैसे दे देता है। तभी जगमोहन पानी पूरी वाले के पास पहुंच जाता है। अरे भैया, पानी पूरी खिलाइए जरा। कितनी प्लेट भैया? मैं खा रहा हूँ, आप गिन लो कितनी प्लेट होती है। आप लोग भी आइए। नहीं नहीं, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। प्रीति, तू जमाई जी के साथ खा ले। जगमोहन और प्रीति पानी पूरी खाने लगते हैं। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट। हे भगवान, इसी तरह खाता रहा तो सारे पैसे पानी पूरी में ही खत्म हो जाएंगे। भैया, आपके 20 प्लेट हो गए पूरे 300 रुपए।
राघव पैसे दे देता है। इसी तरह जगमोहन बीच में घूम घूम कर चीजें खाता है और शाम को आइसक्रीम खाते हुए घर लौटता है। पापा, हमने आइसक्रीम मांगी थी तो नहीं दिलाई और इन्हें इतनी सारी चीजें खिलाई और आज भी हमें कुछ नहीं मिला। बच्चों माफ कर दो, वो हमारे घर के जमाई हैं, उनका ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना। तुम तो घर के बेटे हो ना, तुम्हें तो समझना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए आपसे जिद भी नहीं करूँगा। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और फिर एक दिन दोपहर में भुक्कड़ जमाई खाने के प्लेट सरकाते हुए कहता है, प्रीति, याद है गर्मियों में मैं कितने सारे आम लेकर आता था? यहाँ तो जब से आया हूँ तब से आम ही नहीं मिल रहा है। कोई आम बेचने वाला आता भी नहीं, वरना तो मैं खुद ही आम खरीद लेता। जमाई जी, आपको आम खाने का मन कर रहा है क्या? पापा, गर्मियों में आम नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? आपको पता है आपके जमाई को आम कितना पसंद है? वो तो इन्हें बाजार नहीं पता, वरना अभी तक घर को आम से भर देते। हाँ तो चलिए ना, मैं बाजार दिखाता हूँ ना। अरे बेशरम, इस घर के जमाई को यहाँ आकर भी खुद ही आम खरीदने पड़ेंगे। अरे ननन जी, आप छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों हो जाती हैं? बच्चे बोलते रहते हैं। सूरज, ऐसी बदतमीजी नहीं करते। जमाई जी को आम ही खाने हैं ना, मैं आम लेकर आती हूँ। इतना कहकर सेजल, काजल और श्रुति गर्मी में घर से बाहर निकलती हैं। दीदी, हम लोग बाहर तो आ गए हैं, पर अब हम आम कहाँ से लाएंगे? पैसे तो हमारे पास है नहीं, फ्री में आम सिर्फ जंगल के पेड़ में मिलेंगे। अब वही चलो। इतना कहकर सेजल, काजल और श्रुति जंगल के आम के पेड़ के पास पहुँचती हैं। अरे वाह दीदी, यहाँ पर कितने सारे आम हैं। इस पेड़ पर कितने सारे आम हैं। चलिए पत्थर मारकर तोड़ लेते हैं और उस भुक्कड़ जमाई के मुंह में ठूस देते हैं। इतना कहकर सेजल, काजल और श्रुति जमीन से पत्थर उठाकर आम की तरफ फेंकने लगती हैं कि तभी एक पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर लग जाता है और सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाती हैं। दीदी, अगर मुंह का मेकअप नहीं कराना है तो अपनी साड़ी संभाल कर भागना शुरू कीजिए। मधुमक्खियों से बचने के लिए तीनों बहुएं भागना शुरू कर देती हैं। जहां उनके पीछे पीछे मधुमक्खियां तेजी से उड़ती हुई आती हैं, तभी तीनों बहुएं भागते हुए एक तालाब में कूद जाती हैं, जिससे मधुमक्खियां वापस चली जाती हैं। दीदी, आज तो फ्री में मेकअप हो जाता। चलिए, हमें नहीं चाहिए आम। देखो, पसीने के साथ साथ पानी में तो हम पूरे भीग चुके हैं। इतनी दूर आकर वापस चले गए तो कल दोबारा आकर हमें आम तोड़ने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा कुछ जुगाड़ लगाकर आम तोड़कर ही चलते हैं। हाँ दीदी, ऐसा करते हैं, मक्खियों को कहीं भेज देते हैं, फिर हम लोग आम तोड़ लेंगे। हाँ श्रुति, वो हमारे रिश्तेदार है ना, कि हमारी बात मानेंगी। हमारे कहने पर नहीं जाएंगी, पर एक चीज है जिससे अपना छत्ता छोड़कर भाग जाएंगी। इतना कहकर सेजल तालाब से बाहर निकलकर सूखी घास के पत्ते इकट्ठा करती है और पत्थर रगड़कर घास में आग लगा देती है। इससे क्या होगा दीदी? इतनी गर्मी में आपको आग तापनी है? अरे श्रुति, चुप हो जाओ, जरा ऊपर देखो। आग की गर्मी और धुएं की वजह से सारी मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर चली गई हैं। अब आराम से आम तोड़ लो। मधुमक्खियों के जाते ही सेजल, काजल और श्रुति ढेर सारे कच्चे पके आम तोड़कर घर लेकर आती हैं और आम धोकर प्लेट में रख देती हैं। दीदी, इन कच्चे आमों का हम अचार बनाएंगे और जो छोटे आम हैं उन्हें हम दाल में डालेंगे, तो हमें सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ आमों की चटनी बना देते हैं, रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा। इतना कहकर काजल घर के बाहर चूल्हा जलाकर आम की दाल और आम की चटनी बनाने लगती है और श्रुति पक्के आम काटती है और भुक्कड़ जमाई सारे पके हुए आम बैठकर खा रहा होता है कि तभी राघव, नीरज और महेश घर में आते हैं। आप लोग अंदर आइए, आप लोगों के लिए आम रखे हुए हैं, आप लोग एक एक आम खा लीजिए। राघव, नीरज और महेश घर के अंदर आते हैं। सेजल, काजल ने बताया आम रखे हुए हैं, कहाँ हैं? हाँ, वहाँ रखे हैं आम। अरे, प्लेट के आम कहाँ गए? भाई, आम तो मैंने खा लिए। भाभी, थोड़े से आम लाकर गिन रही हैं कि आम कहाँ गए? नहीं नहीं ननन जी, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। कोई बात नहीं, और आम आ जाएंगे। ऐसे ही रात होती है। गर्मी से परेशान तीनों बहुएं अपने भुक्कड़ जमाई को खाना परोसती हैं और भुक्कड़ जमाई सारा खाना खा जाता है। फिर पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है। बहू, तुमने दाल में आम डाले थे ना, तो आम वाली दाल और आम की चटनी दो ना। पापा जी, आपके भुक्कड़ जमाई ने सारे पके आम, सभी आमों की चटनी और दाल में डाले सभी आम, और जो आम अचार के लिए काट कर रखे थे वो भी खा लिए। क्या जमाई जी ने इतने सारे आम खा लिए? अरे, ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादाजी, आपके पेटू भुक्कड़ जमाई को कुछ नहीं होगा। पापा, अभी सिर्फ रोटी बची है, नमक तेल लगा कर दे दूं? लाओ बहू, जो है अब वही दे दो। पूरा परिवार रोटी नमक तेल खाकर जमीन पर सोने की तैयारी करता है। पहले पापा जी बिस्तर पर सोते थे तो हम आराम से जमीन पर सो पाते थे। अब पापा जी भी जमीन पर बगल में सोते हैं तो हमें ओढ़कर सोना पड़ता है। इससे और उमस होती है। अरे देवरानी जी, ऐसे ही सोना पड़ेगा। हमने साड़ी पहन रखी है,
नींद में कहीं पल्लू इधर उधर हो गया तो कितना खराब लगेगा। इसी तरह गर्मी और उमस में तीनों गरीब बहुओं को चादर ओढ़कर सोना पड़ता है। ऐसे ही सुबह होती है। भुक्कड़ जमाई घर के बाहर उल्टियां कर रहा होता है। भाभी, आपने क्या खिला दिया अपने जमाई को? सुबह से उल्टियाँ किए जा रहे हैं। ननन जी, जमाई जी ने तो सिर्फ घर का खाना ही खाया था। अरे भाभी, आपने कहीं सड़ा गला तो नहीं खिला दिया मेरे पति को, जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई? ननन जी, अब इतने सारे आम एक साथ खाएंगे तो तबीयत खराब तो होगी ही ना। तुम्हारी भाभियां मुझे ताने मार रही हैं। जमाई जी, ताना नहीं मार रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि इतने सारे आम एक साथ खाने की वजह से तबीयत खराब हुई है। अब कुछ दिनों तक अपने पेट को आराम दीजिए, तब आपको आराम मिलेगा। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आपको लगता है कि मेरे पति ज्यादा खाना खाते हैं? आप अपने जमाई को भुक्कड़ जमाई कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ननन जी। ऐसा ही है, तभी तो आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया है। डॉक्टर की फीस के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम डॉक्टर कैसे बुलाएं? प्रीति, मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो यहाँ से। देख लिया मैंने तुम्हारे मायके में जमाई की क्या इज्जत होती है। मैंने आम क्या खा लिया, इन्होंने तो मुझे ताने सुना दिए। इतना कहकर भुक्कड़ जमाई प्रीति और अपनी छोटी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाते हैं। ये क्या किया बहू, जमाई जी को नाराज कर दिया। नहीं माँ, श्रुति ने या किसी ने भी कुछ गलत नहीं कहा, वो खुद ही नाराज होकर चले गए, तो अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ भुक्कड़ जमाई अपने घर पहुंचकर बिस्तर पर लेटा होता है। तभी सावित्री पास आती है। इस भुक्कड़ को क्या हुआ? माँ जी, ऐसा मत कहिए, इन्हें उल्टियाँ हो रही है और इनके पेट में जोर का दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर को बुला दीजिए। डॉक्टर घर पर आते हैं और भुक्कड़ जमाई का चेकअप करते हैं। आपको कुछ दिन अपने पेट को आराम देना चाहिए। आपने बहुत ज्यादा आम खा लिए, इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? जी 1000 रुपए। राहुल डॉक्टर को 1000 रुपए देकर विदा करता है। ऐसे ही रात होते होते भुक्कड़ जमाई डाइनिंग टेबल पर बैठता है। भाभी, मेरे लिए रोटी नहीं चावल बनाइएगा। डॉक्टर ने कहा है कि चावल खाने से जल्दी पच जाएगा। इतना बड़ा पेट है, कुछ भी हजम हो जाएगा। मैंने पराठे बनाए हैं, वही खाइए। अब मैं और मेहनत नहीं करने वाली। जेठानी जी, पर इनकी तबीयत खराब है, इनके लिए चावल बना दीजिए। अब तेरे मोटे भुक्कड़ पति के लिए अलग से चूल्हा जलेगा। पराठे बन चुके हैं, अब दोबारा गैस चूल्हा नहीं जलेगा। तेरे पेटू पति ने खा खा कर अपना तबीयत खराब कर लिया है और अब जीना हमारा हराम करेगा। ये अपने ससुराल जाकर रहता था ना, जाने वो कैसे इसे झेलते थे, और यहाँ आते ही मेरे 1000 रुपए डॉक्टर पर खर्च करवा दिए इसने। आप लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भी कमाता हूँ, तभी इस घर में खाना खाता हूँ। अरे भुक्कड़, जितना तू महीने का कमाता है उससे ज्यादा खा जाता है, ऊपर से मेरे पेंशन के पैसे अलग खाता है। तू उड़ जा, तुझे खाने के लिए नहीं है कुछ, तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। इसी तरह बेइज्जत होकर जगमोहन प्रीति के साथ अपने कमरे में चला जाता है। मेरे ही घर वाले मुझे कितना बुरा भला कहते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे कितने ताने मार दिए, और एक मेरे ससुराल वाले हैं कि मैं पूरी गर्मियों की छुट्टी में उन गरीबों को कितना मैंने परेशान किया, और उन्होंने चूं तक नहीं की। और एक मेरे घर वाले जिन्होंने आज मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे क्या कुछ नहीं कह दिया। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी भूल गई थी कि मेरे मायके वालों ने किस तरह मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इतने बड़े घर में आपके साथ शादी करवाई थी, और किस तरह मेरे भाइयों ने पैसे इकट्ठा करके मेरी शादी करवाई थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जब गलती हुई है तो गलती सुधारनी भी पड़ेगी। मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं एक बार फिर अपने ससुराल जाऊंगा। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है। जगमोहन की तबीयत ठीक हो जाती है। अगले ही दिन बिना बताए जगमोहन ढेर सारी चीजें लेकर अपने ससुराल पहुंचता है। अरे जमाई जी, आप और ये इतनी सारी चीजें क्या लेकर आए हैं? इनमें मैं आपके लिए कुछ मिठाई भी लाया हूँ, और इनमें बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने हैं। इनमें मेरी भाभीयों के लिए साड़ियाँ और आप लोगों के लिए भी कुछ कपड़े हैं। जमाई जी, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? हम ये सारी चीजें नहीं रख सकते। भाभी, ऐसा मत बोलिए, बड़ी मुश्किल से तो हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये हम अपना प्रायश्चित करने के लिए लाए हैं। गलती? हाँ, आपने कौन सी गलती की? आपसे कोई गलती नहीं हुई है जमाई जी। अरे आप लोगों का दिल कितना बड़ा है पता है। गरीबी में इतनी गर्मी होने के बाद भी इतनी मुश्किल में आप लोगों ने मुझे एक समय भी भूखा नहीं रखा। मेरे लिए पड़ोसियों के ताने सुने, कड़ी धूप में मेहनत की, जमीन पर सोए, और ऊपर से मैंने क्या किया? आप लोगों की बेइज्जती करके वापस चला गया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये सब मैं अपने पश्चाताप के लिए लेकर आया हूँ। प्लीज मना मत कीजिए और ये रख लीजिए। जमाई जी, ससुराल में जमाई का पद हमेशा बड़ा ही होता है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारी परिस्थिति समझे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह जगमोहन भुक्कड़पन छोड़कर अपनी गलती समझता है और सबका दिल जीत लेता है, और उसे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में सम्मान और समझ सबसे जरूरी होती है।